हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल। मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी आज स्टार्ट करने वाली हूँ एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है उसका एक हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, और आगे जो हमारी फर्दर सीरीज होगी उसके अंदर हम और जो इसके टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। तो आज जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगी माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। तो जैसा कि इसके नेम से डिसाइड होता है माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, बहुत ही छोटी चीज के लिए, जो सूक्ष्म चीज होती है या सूक्ष्म जीव विज्ञान भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब ही होता है बहुत छोटा। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the living things which are too small in size and which cannot be seen without magnification। तो हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं जो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, जिनको विदाउट मैग्निफिकेशन हम नहीं देख सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ नेकेड आई से, खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए हम क्या है, डायरेक्टली उनको देख के स्टडी नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम अदर साइंस की ब्रांचेस में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्टली देख के स्टडी नहीं कर सकते हैं तो इसकी कैसे स्टडी हुई होगी माइक्रोबायोलॉजी की। तो अगर हम पुराने टाइम पे जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि पहले के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई नहीं जानता था। केवल जो डिजीजेस होती थी कैटल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके बारे में लोग जानते थे, लेकिन ये क्यों हो रही है इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं थी। इसी के साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब जो है, डिजीजेस ही कॉज करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। वो ह्यूमन को कोई हार्म नहीं कॉज कर सकते, बेनिफिट भी कॉज करते हैं कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन अगर उनके बॉडी के आसपास या उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कई सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है माइक्रोब्स की। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे बहुत एंशियंट टाइम से ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करके वाइन प्रोडक्शन जो होती है, अल्कोहल प्रोडक्शन, वो हमें देखने को मिलती है। बहुत पुराने टाइम से हो रहा है ये सब कुछ। दूसरा हमने देखा है कि बेकरी इंडस्ट्रीज है, जो बेकिंग होती है, केक बेकिंग हुआ हमारा, साथ ही साथ जो ब्रेड प्रोडक्शन हुआ वो भी बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। इसके अलावा जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, अगर हम इंडिया में देखें वेरियस टाइप ऑफ फर्मेंटेड फूड्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे इडली, डोसा, खमन। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के ट्रेडिशनल फूड्स जो है फर्मेंटेड तरीके से बनाए जाते हैं। जो खमीर हम उठाते हैं, फर्मेंटेड फूड बनाते हैं, यहाँ पे भी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अल्कोहल प्रोडक्शन में भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम शुगर को यूज करके, शुगर केन को यूज करके अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा जो हमारा है बेकरी इंडस्ट्री है, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम बेक करते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं। तो इन सब चीजों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है, लेकिन हमें इन चीजों का ट्रेडिशनली मेथड फॉलो करते हुए भी ये नहीं पता था कि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी कोई रोल है। तो अब हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कैसे स्टार्ट हुई। माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी, जैसा हमने डेफिनेशन से देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटी साइज के होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के हैं, उनको मैग्नीफाई करके हम जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मैग्नीफाई कैसे करेंगे? क्या पहले के टाइम पे हम मैग्नीफाई करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक थी? तो नई नई जो टेक्निक्स और टूल्स जो आज के टाइम पे हम देखते हैं वो पहले से प्रेजेंट नहीं थी। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। माइक्रोस्कोप जब तक प्रेजेंट नहीं था तब तक हम ये माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। माइक्रोस्कोप की अगर हम बोलें कहाँ से डिस्कवरी हुई, तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई एंटनी वैन लीeuwenhoek। इस साइंटिस्ट का नाम आपने सुन रखा होगा। यही हम बोल सकते हैं, यही है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर क्वेश्चन कहीं आता है, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइक्रोबायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर हम कॉलेज में देखें, बीएससी में, अगर हम दूसरी ब्रांचेस में देखें, माइक्रोबायोलॉजी जो हमारी ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी की जो हमारी ब्रांच है, इसके अलावा अगर मेडिकल ब्रांच में जाएं, हम फार्मा ब्रांच में जाएं, तो सभी में क्या है, हमारी माइक्रोबायोलॉजी स्टडी की जाती है। तो इनमें एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको कई क्वेश्चंस आएंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटनी वैन लीeuwenhoek, या फिर लीeuwenhoek के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का अगर क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने हमें पास्चराइजेशन का प्रोसेस जो था उसके बारे में, टेक्निक के बारे में जानकारी दी थी।
ये 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होते हैं। अगली चीज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम माइक्रोब्स को डिवाइड करने जाएं तो 2 बेसिक टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में बेसिक डिफरेंस एक तो है हमारा न्यूक्लियस का, दूसरा है हमारा सेल ऑर्गेनिल्स की प्रेजेंस एंड एब्सेंस का। तो प्रोकैरियोटिक अगर हम माइक्रोब्स जो हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में स्टडी करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वेल डेवलप्ड नहीं पाया जाता है मतलब कि वहां पे न्यूक्लियस जो है अच्छे से डेवलप नहीं है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जो न्यूक्लियस है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर जो है, ये क्रोमेटिन जाल जो है डीएनए का, वो नेकेड उसमें ओपन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसकी कोई आउटर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, इसी कारण से वो खुला साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लॉइड। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लॉइड टर्म दे सकते हैं, जो खुला प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। दूसरा, प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ऐसे जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। इसमें राइबोसोम पाया जाएगा 70S टाइप का, और ये सारी चीजें इसमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। वैसे इसमें देखा जाए तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स का, यूनिसेलुलर और सिंपलर स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, साइनोबैक्टीरिया को देख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका। दूसरा, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें वेल डेवलप्ड क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस जो है उसकी पूरी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगी, उसमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो बाउंडेड फॉर्म में इंटरनली प्रेजेंट होगा, तो ऐसा न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड होगा। दूसरा, सेल ऑर्गेनिल्स भी कई प्रकार के इसमें मिलेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कई तरह के इसमें क्या है हमें सेल ऑर्गेनिल्स देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस। एग्जांपल हम एल्गी, फंजाई, एनिमल्स के, एनिमल सेल, बहुत सारी चीजों के ले सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। ये यूकैरियोटिक सेल जनरली क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम माइक्रोब्स को 2 टाइप में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अगर हम डिवीजन करें। दूसरा, अगर हम आगे चलते हैं तो हैकल ने क्या है 3 क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। और अगला जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है उसमें 5 किंगडम में उसने उसको क्लासिफाई करा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, तो 5 इसने क्लासेस अलग अलग किंगडम में इसको क्लासिफाई करा था। ये 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के हैं। ये बहुत ओवरऑल क्या है, हम ओवरव्यू दे रहे हैं इसका डीप में जो क्लासिफिकेशन है हम आगे के फर्दर जो चैप्टर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी जो वेरियस ब्रांचेज है माइक्रोबायोलॉजी। वास्ट ब्रांच होने के कारण क्या है, हम इसकी कई सब ब्रांचेस देखते हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की, तो इसको अलग अलग स्टडी के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। बेसिकली जो हम इसको डिवाइड करते हैं 5 टाइप्स में करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जो ब्रांच है उसमें हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से डिजीजेस हैं, कौन सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया के यहाँ प्रेजेंट रहती है। इस तरीके से हम वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इनके बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। दूसरी जो ब्रांच है वायरोलॉजी, जो किससे रिलेटेड है, वायरसेस से। तो वायरसेस की मॉर्फोलॉजी, वायरसेस से कैसे डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, ट्रांसमिशन, रिप्रोडक्शन, वो हम वायरोलॉजी में देखेंगे। अगली जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ब्रांच वो फंजाई की स्टडी से रिलेटेड है, इसमें हम फंगस के बारे में स्टडी करेंगे। अगली 4th है वो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी से रिलेटेड है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ एल्गी के बारे में हम स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड जो और मॉर्फोलॉजी है उनके बारे में। 5th ब्रांच है प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी के अंदर प्रोटोजोन्स की स्टडी हम करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कंक्लूड करा आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माइक्रोबायोलॉजी जो है माइक्रोब से रिलेटेड है, वायरस भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, इसके अंदर कई एल्गी, फंगस के बारे में, फंजाई के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या ये डिजीजेस से रिलेटेड ही ब्रांच है जिसमें हम डिजीजेस के बारे में जानेंगे? और अगर डिजीजेस से रिलेटेड नहीं है तो जो आज के टाइम पे कोविड हुआ है, जो हम कोविड के बारे में जो हमने पूरी देखा पिछले 2 साल से, इसके साथ साथ कई और जो डेंजरस डिजीजेस है, एड्स है, हमारा एड्स की जो बीमारी है, इसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स की बीमारी, ये सब डिजीजेस कहाँ से है?
तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो भी डेंजरस और जो पेंडेमिक हम अभी पास कर चुके हैं कोविड का, ये सब डिजीजेस, कोविड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो हमारा एड्स है, ये सब डिजीज, हेपेटाइटिस सी, किससे रिलेटेड है? हमारे माइक्रोब से रिलेटेड। तो ये चीज सही है कि कई सारे जो बेसिक जो हम हमारे लाइफ में फेस कर रहे हैं डिजीजेस, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड हैं। लेकिन क्या माइक्रोबायोलॉजी हम डिजीजेस के लिए ही पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। कई सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी माइक्रोब्स की है। हमारी बॉडी के अंदर कई सारी डिजीजेस इस कारण से भी हो जाती है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम हो जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लोरा फोना हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, नंबर कम हो जाते हैं, तब भी हमारे को डिजीजेस देखने को मिलती है। तो वेरियस डिजीजेस जो है हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि माइक्रोब्स है, इसलिए है क्योंकि जब माइक्रोब्स अपनी नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाते हैं या हमें कई सारे ये सब चीजें से फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी हमें अगर बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो बायोटेक के अंदर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो हम माइक्रोब्स को यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ जो बोलते हैं। तो उनको ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करते हैं? डीएनए का ट्रांसमिट करते हैं। जो डीएनए हमें रिक्वायर्ड है वो उसको हम इनपुट करते हैं, ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प लेके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला अगर हम बात करें बायो रेमिडिएशन के बारे में भी आपने सुना होगा। जैसे ऑयल स्पिल होता है ओशन के ऊपर, एग्जांपल के लिए बताना चाहूंगी, तो हम क्या करते हैं उसमें माइक्रोब्स को यूज करके उस ऑयल स्पिल को रिकवर करते हैं या उसको खत्म करते हैं, ताकि उसके अंदर ओशन के अंदर जो जीव जंतु हैं, उसके अंदर जो फिशेज हैं, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उनको बचाया जा सके। तो इस तरीके से कई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, वो सब इस माइक्रोब्स को रिलेटेड हैं और इनको यूज लेके हम आगे गए हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए कई सारे और डिस्कवरीज और कई सारे और ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।